हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सीटेट के धमाकेदार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपको मालूम होगा आज 13 अगस्त है और 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, मात्र 7 डेज बचा हुआ है। तो आज हम शुरू करते हैं मृत सागर। मृत सागर को समझते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, समझिए। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। पूछेगा कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन है, तो ये मृत सागर। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक बन सकता है। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। ये देख लीजिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आज इसको डिस्कस करते हैं वायुमंडल को। वायुमंडल आप जानते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिखा हुआ है पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह नहीं पूछेगा, वायुमंडल का डिफिनीसन नहीं पूछेगा ये, राइट। आपको पूछेगा क्या इंपॉर्टेंट, ये है, हम आपको बताते हैं। देखिए ये पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाया जाता है। देखिए नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, याद रखिएगा 78%। और ऑक्सीजन ना पूछता है, ये पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, राइट। और इसको एक याद रख लीजिए, नियॉन को 0.0018%। यही 3 इंपॉर्टेंट है। और पिछले बार ये वाला पूछा भी था, नाइट्रोजन कितना पाया। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। को समझना है। इसका औसत ऊंचाई होता है पृथ्वी से 13 किलोमीटर तक, राइट। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पूछेगा पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है, तो क्षोभ मंडल है। इसी का एक है, इसी में यह पॉइंट है कि सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है, राइट। क्षोभ मंडल 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। और क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई अब जाइएगा तो 1 डिग्री, 165 मीटर जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान कम होगा, फिर उससे 165 जाइएगा तो फिर 1 डिग्री कम हो जाएगा। ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इससे सामान्य ताप ह्रास कर देता है। इससे सामान्य ताप क्या कर देता है? कम कर देता है। वायु का सर्वाधिक घनत्व इसी परत में पाया जाता है। वायु का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है ये समताप मंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पूछेगा पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो समताप मंडल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कौन? तो समताप मंडल। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओजोन परत की मोटाई को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ क्लोरोफ्लोरो गैस के कारण ओजोन परत में अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर छिद्र हो गया है। आगे लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1977 में कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। यह भी इम्पोर्टेंट है। यह डायरेक्ट सीटेट में पूछेगा। लिखा हुआ प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। समताप मंडल वायुयान के उड़ाने के लिए आदर्श है। समताप मंडल जो है वायुयान को उड़ाने के लिए क्या है, एक आदर्श है, मतलब अच्छे हैं, समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे मध्यमंडल का बात करते हैं, मेसोस्फेयर। तो यह वायु की सबसे ठंडी परत है। पूछेगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है, तो मध्यमंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फेयर। उल्का पिंड मध्यमंडल में आकर जलने लगते हैं, राइट। चलिए लिखा। अब नेक्स्ट है आयन मंडल। क्या है आयन मंडल? तो यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। पूछेगा वायुमंडल का सबसे गर्म परत कौन है, तो आयन मंडल है। इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्फेयर या लोनोस्फेयर। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल में होता है। पूछेगा रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है, तो आयन मंडल में होता है। भू आधारित उपग्रह आयन मंडल में स्थापित की जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहिर्मंडल है, एक लास्ट। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। जैसे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन है, तो बहिर्मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फेयर। इस परत में वायु का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। पूछेगा वायु का सबसे कम घनत्व किस मंडल में पाया जाता है वायुमंडल में, तो बहिर्मंडल। एक यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, लिखा हुआ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है करमन लाइन पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके ऊपर अंतरिक्ष है। करमन लाइन जो है पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है और इसके ऊपर अंतरिक्ष है। यही था। अब आगे देखते हैं क्या है अंतरिक्ष यात्रा। क्या है अंतरिक्ष यात्रा? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है यूरी गागरिन है, राइट। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। 20 जुलाई 1969 को गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश शर्मा के बारे में। यह क्वेश्चन सीटेट में ट्रेंड होता है। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट आदमी हैं
उसको अगर आप जान जाते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाता है सीटेट एग्ज़ाम में। जैसे राकेश शर्मा की बात करता हूँ तो यह भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूट G11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। कौन? तो राकेश शर्मा का बात है यह, याद रखिएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में अब आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कल्पना चावला, क्या है? कल्पना चावला के बारे में देखते हैं। यही है कल्पना चावला, देख सकते हैं इनको, यहाँ पे है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। जन्म आप याद रखिएगा कल्पना चावला का। अब नेक्स्ट है 1988 में कल्पना चावला ने नासा में एम्स अनुसंधान केंद्र में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। इन्हीं के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। 1995 में ये नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिससे वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 से 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। कल्पना चावला की बात हो रही है। आगे देखिए लिखा हुआ है 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2023 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी से के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया। इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। पूछेगा कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हो गया और कैसे हो गया, तो देखिए यह अंतरिक्ष कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी और वह नीचे आ रहा था। तो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया और बाकी सभी वहाँ पे जो है मतलब मर गए। अगला है सुनीता विलियम्स, क्या है? सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ लीजिए। यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। पूछेगा सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहें, तो 195 दिन। और वह कितने किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गए थे, तो 360 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताते हैं हम। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। कौन? तो सुनीता विलियम्स आ गया। अब सुनीता विलियम्स के अनुभव अंतरिक्ष में कैसा इनका अनुभव रहा वो बता रहे हैं। और यह पूछता है सीटेट में, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था, तो अब वहाँ पे हाथ सही साफ हो पाता था। अब नेक्स्ट है वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है नहीं रहते हैं। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। कहाँ पे? स्पेसीज में, मतलब अंतरिक्ष में। यह कौन बता रही है? तो कौन बता रही है देख लीजिए यहाँ पे, ये सुनीता विलियम्स। आगे ये देखिए, ये एज इट इज़ आपका जो हम अभी ऊपर पढ़े हैं वही है। NCERT में ये दिया हुआ है। आपको हम बड़ा कर देते हैं और आप अपने से चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये EVS में से कटा हुआ पार्ट है, देख लीजिए यही। अब आगे देखते हैं। ये देखिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। लिखा हुआ है क्या कि भारत, क्या है? भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हैं। पूछेगा कि भारत के लोग किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं, तो अर्जेंटीना याद रखिएगा। बस 1 नंबर आपको दे के चला जाएगा यह टॉपिक। नेक्स्ट है चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। किस राज्य में कैसा चित्रकला होता है? जैसे ये देखिए, ये चित्रकला अपने बिहार के बारे में दिया हुआ। मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्रकला से भी जानते हैं। यह बिहार की चित्रकला है। प्रयोग दीवारों तथा आंगन में। इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी चित्रकला में। चावल का प्रयोग चित्रों में उभार लाने के लिए किया जाता है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे हल्दी, नील फूल एवं पत्तियों के रस एवं सुखाकर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए याद रखना क्या है, ये मधुबनी चित्रकला कहाँ पे है, तो बिहार में। इतना बात। आगे कलमकारी चित्रकला, यह आंध्र प्रदेश का चित्रकला है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश का है। प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब है पट्ट चित्रकला।
ओडिशा प्लस वेस्ट बंगाल। पट्ट चित्रकला जो है ओडिशा और वेस्ट बंगाल का है। प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर याद दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है फौड चित्रकला। क्या है? फौड चित्रकला जो है राजस्थान का है। क्या है? यह भी कपड़ों पर प्रयोग किया जाता है। चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है। चित्रकला में जो है जो इंसान बहादुर होते हैं, मतलब कुछ किए होते हैं अपने गांव के लिए, शहर के लिए, उनका मतलब पिक्चर बनाया जाता है। फौड चित्रकला राजस्थान में, याद रखिएगा। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र गुजरात, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफ़ेद आटे के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है इस चित्रकला में। वर्ली याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात। अब वही है जो आप ऊपर पढ़े हैं वह यहाँ वन लाइनर में दिया। जैसे देखो पोटला चित्रकला जो है गुजरात का है, राइट। फूलकारी पंजाब, मंडाना राजस्थान मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल, पोचमपल्ली तेलंगाना, याद रखिएगा पोचमपल्ली तेलंगाना। चिकनकारी लखनऊ, जादोपटिया बिहार झारखंड, पिथौरा चित्रकला गुजरात, काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे है फसल उत्सव। इसमें से जो फसल उत्सव इंपॉर्टेंट है वह हम आपको बताते हैं और उसको आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए पहला तो बिहू है असम, मकर संक्रांति पंजाब, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु, बीसू केरल, उगादी कर्नाटक। बस यही हमको लगता है कि, हमको लगता नहीं है, यही पूछा जाता है सीटेट में और पूछा जाएगा। हम की बार ये 20 अगस्त का होने वाला है, 7 दिन मात्र बचा हुआ है। भारत के प्रमुख नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। कथक देखिए कथकली और कथक में मतलब जो है ना, कथकली केरल का है। जैसे देखिए कथक में क से शुरू हो रहा है, क से केरल भी शुरू होता है, ल से एंड हो रहा है, यहाँ भी ल है। तो याद रखिए कथकली केरल। कथक कहेगा तो उत्तर प्रदेश। भारतनाट्यम तमिलनाडु, ये भारतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी और सत्रिया असम। यही है। आगे आपको फिर देखते हैं लोक नृत्य। देखिए इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट, जैसे झूमर हरियाणा, बिहू असम। आपको बताते हैं, हाँ चिराव खुल्लम या चैलम मिजोरम। चिराव याद रखिएगा, चिराव नृत्य जो है मिजोरम में मतलब किया जाता है फसल काटने के बाद, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए यही है 3 इंपॉर्टेंट इसमें। यहाँ पे एक है छऊ नृत्य, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है मलयालम में रिश्ते के नाम। हम इससे पिछला वीडियो बनाया था VS का, उसमें भी बताया था। जैसे बलियम्मा कहते हैं मौसी को, जो अपने यहाँ मौसी कहते हैं ना, मम्मी के बहन को मौसी कहते हैं, तो वहाँ केरल में मम्मी के बहन को बलियम्मा कहा जाता है, राइट। नानी को, माँ का जो माँ होता है उसको हम लोग यहाँ नानी कहते हैं बिहार में, और वहाँ केरल में अमम्मा कहा जाता है, अमुम्मा या अमम्मा जो है। और चाचा को चितप्पन, चाची को कुंजुम्मा। तो यही है यह, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा कि केरल में बलियम्मा किसको कहा जाता है, तो मौसी को, याद रखिएगा। भारत के विभिन्न परिवहन प्रणाली, यह भी हम इसमें बताने जा रहे हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बांस का पुल असम में देखने को मिलता है। वल्लम काली लकड़ी का नाव केरल, फेरी केरल। शिकारा लकड़ी की छोटी नाव, डल झील जम्मू कश्मीर। शिकारा लकड़ी की छोटी नाव होता है जो डल झील में रहता है और जम्मू कश्मीर। जुगाड़ गुजरात, पथरीला रास्ता उत्तराखंड, बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्र, ऊँटी गाड़ी राजस्थान, ट्रॉली पहाड़ी इलाका लद्दाख लद्दाख जम्मू कश्मीर में ट्रॉली मिल देखने को मिलता है। और मैं जो ऊपर बताया वो उसी का शॉर्ट में दिया। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछेगा प्याज का बोने का क्या तरीका होता है, जैसे प्याज, जैसे हम आपको बताते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे देखो, प्याज की खेती के दौरान अपनाए जाने वाले चरण। ऊपर जो लिखा था प्याज से रिलेटेड बातें था, लेकिन वह ज़रूरी तो है, लेकिन इतने कम समय जो है बचा हुआ आपके लिए, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मिट्टी को पहले नरम बनाना, फिर बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ना और प्याज से सूखी पत्तियों को अलग करना। याद रखिए प्याज को सूखी पत्तियों से अलग करना लास्ट में होता है, शुरू में मिट्टी को नरम बनाना होता है। यह अगर ये दोनों याद हो जाता है ना, तो आपको उम्मीद है कि आप सही प्याज की खेती के बारे में आप सही कर पाएंगे। कान में यह भी एक EVS का चैप्टर है, बताते हैं क्या है। हाँ यहाँ पे जो है बता देते हैं, चलिए देख लीजिए। तो कान हमारी सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों में तुम कान देख सकते हो और कुछ में नहीं। हम पक्षी में कानों को नहीं देख सकते हैं। एक पक्षी के सिर में दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, वही उसका कान होता है। अधिकांशतः यह पंखों से ढके रहते हैं। यह सुनने में पक्षी की मदद करता है। पूछेगा कि पक्षी में कान होते हैं कि नहीं होते हैं, आपको बताना है हाँ होता है। कैसा कान होता है, तो छेद के टाइप का होता है, जो पंख से कुछ में ढका रहता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली में भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे, मगरमच्छ में भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उसे आसानी से देख नहीं सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, और यह पूछा भी है, आपको बताते हैं। फिर आगे यहाँ पे है लिखा हुआ
यहाँ देखिए, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। जानवरों के खाल, यह सीटेट 20 अगस्त को ट्रेंड करेगा गाइज। जानवरों की खाल पर अलग अलग डिजाइन उनके शरीर पर बाल के कारण होता है। जैसे देखिए, आप देखो यह गाय का कहीं पे व्हाइट होता है, कहीं पे ब्लैक होता है, कहीं पे रेड होता है। तो यह जो होता है ना, यह चमड़ा के कारण ना होता है, यह बाल के कारण होता है। यही कहने का मतलब, ऐसे जानवर जिनके कान तुम देख सकते हो, उनकी खाल पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देता है, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। जैसे पक्षी को आप देखते होइएगा, उसका जो है कान बाहर दिखाई ना देता है और वह अंडा देता है गाइज, समझ रहे हैं ना। जैसे मुर्गों को देख लीजिए, मुर्गा नहीं मुर्गी। अब आगे लिखा हुआ है खेजरली गांव। क्या है? खेजरली गांव। यह भी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा खेजरली गांव कहाँ है, तो राजस्थान में। लिखा हुआ राजस्थान के जोधपुर में खेजरली गांव के लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील है और इनकी रक्षा करते हैं। पूछेगा राजस्थान के खेजरली गाँव में 300 साल पहले लोग मतलब पेड़ों से को बचाने के लिए पेड़ में चिपक गए थे, वह क्या कहलाते हैं, तो बिश्नोई कहलाते हैं। याद रखिएगा, बिश्नोई या खेजरली गांव या 300 साल पहले पेड़ों में चिपक कर यह बात आएगा तो आप लगाइएगा राजस्थान। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। कहाँ पे? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजरली गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने के लिए काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है और फलियों से सब्जी बनाई जाती है। देखिए, यह जो है ना, इसे लिखा हुआ है इतना ही है, लेकिन यह इसमें जो है 3 क्वेश्चन बनता है और इसमें एक क्वेश्चन बनेगा जिससे हो सकता है तो आपका ये वाला दे देगा, जैसे होता है ना निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दे देगा। जैसे देखिए, खेजरली गाँव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं और यह पेड़ कहाँ पे होता है? राजस्थान में। और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि खेजरली गांव में खेजड़ी पेड़ पाया जाता है। खेजड़ी पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और यहाँ इसकी छाल, किसकी छाल? खेजड़ी पेड़ की छाल से दवा बनाने का काम आती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा ना, पूछेगा किस पौधा के मतलब लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, तो खेजड़ी। और इसके फल जो होता है उसको सब्जी बनाता है वहाँ, और पत्तियाँ जो होता है वहाँ का रहने वाला जानवर खाता है। चमकता सितारा, यह भी एक क्या है? गर्ल स्टार को समझिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है चमकता सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्यौहार पर अपने गीत गाने को गाए, उन्हें भूले न और अपने पहनावे को चाव से पहने। यह सूर्यमणि का कहानी है गाइस। और आगे लिखा हुआ जड़ी बूटियों को समझ और बांस की चीज़ों बनाने की कला बच्चे भी सीखे। किनका कहना था? सूर्यमणि। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुरुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तुरंग केंद्र में होता है। तुरंग में कुरुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबें को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। राइट, देखिए, उसने इस जगह का नाम रखा तुरांग। कुरुक भाषा में तुरांग का मतलब होता है जंगल। कुरुक भाषा में तुरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। आगे लिखा हुआ कुरुक क्या है? कुरुक भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उराव भाषा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऐसा भी एक बचपन, छोड़िए इसको, जो है इम्पोर्टेंट ना है। अब बताते हैं कौन इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ कच्छ गुजरात। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग मरे और जख्मी हुए। पूछेगा 2001 में गुजरात में किस जगह पर भूकंप आया था? कच्छ में। यहाँ पे देखिए, यही इसका जो है पिक्चर दिया हुआ है। NCERT बुक में यह देखने को आपको मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है भूकंप आने पर आप क्या करना चाहिए। यह नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपको। शरीर से सुरक्षा, यह भी क्वेश्चन ना ही पूछेगा। बोलती इमारतें, ये देख लीजिए। देखिए, गोलकोंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। गोलकोंडा किले के बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं? 87। ये बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊँचे हैं। यह हैदराबाद तेलंगाना से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह अपनी उभेद संरचना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसको देख लीजिए। किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 में
1518 से 1987 तक गोलकोंडा किले पर एक के बाद एक राजा किया। उससे भी सन 1200 में किला मिट्टी का बना था और यह दूसरे राजाओं को, ये छोड़िए, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अब अभी इसको बताते हैं और इसको बताते हुए हम वीडियो को समाप्त करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, ट्रैकिंग के लिए नाश्ता, विटामिन सी, आयरन की गोलियां और साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध, ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। नेक्स्ट फिर आगे, ट्रैकिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आवश्यकता होती है क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो पर्वतारोहण करता है उसके लिए बात दिया हुआ लिखा हुआ है। ट्रैकिंग में हर ग्रुप में एक लीडर होता है जिसकी निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती है। ग्रुप लीडर जो होता है, पर्वतारोहण जो करता है उसमें एक ग्रुप लीडर होता है। ग्रुप लीडर का जिम्मेदारी होता है, जो जिम्मेदारी यहाँ पहला जिम्मेदारी है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उनकी मदद करना, रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना ग्रुप लीडर का काम है, बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना ग्रुप लीडर का काम है। आपको हम बताते हैं, अब यह देखिए, यहाँ पर ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर सज़ा सुनाने की तैयारी। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर सज़ा सुनाने को तैयार रहना। पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर का 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलें। अपनी कमर को सीधा रखें और मोड़े नहीं। चट्टान को उतरते समय रस्सी को एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिसे रैपलिंग कहते हैं। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाला के नाकुरी गाँव में पली बढ़ी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो बछेंद्री पाल का जो ट्रेनर थे उसका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, याद रखिएगा। और कहाँ का था, तो यहाँ का उत्तराखंड के गढ़वाला गांव का रहने वाली थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया। पूछेगा बछेंद्री पाल कब और कितने बजे माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहराया, तो 23 मई 1984 को 1:07 पर। अब कर्णम मल्लेश्वरी के बाद आया हुआ है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, इनको देख लीजिए आप, वेट लिफ्टर थे ये। इसको हम समझते हैं और वीडियो करते हैं एंड गाइज। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ के रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश को। इनके पिता क्या थे, पुलिस में हवलदार। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वह एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती है। कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीते हैं। उसकी 4 बहनें भी भारोत्तोलन का अभ्यास करती है। वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला यह कर्णम मल्लेश्वरी है। माउंट एवरेस्ट यही है गाइस, देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में। यह माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में पड़ता है। यह महान हिमालय पर्वतमाला का भाग है। विश्व की सबसे लंबी चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी लंबाई 8,848 मीटर है। NCERT में बताया हुआ है 8900 मीटर। देखिए ऑप्शन में अगर आएगा, पूछा कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, देखिए ऑप्शन में अगर ये वाला आएगा तो ये वाला नहीं रहेगा, बाकी और 3 को ऑप्शन दूसरा रहेगा तो ई टिक करिएगा। अगर ई रहेगा तो ई नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा चीन में चेमालुंगमा कहते हैं। सर एडमंड हिलरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1935 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, इनके बारे में समझते हैं गाइस। देखो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की थन्नामंडी नाम के बहुत छोटे गांव की है। जब परेड होती तो लीडर के पीछे 4
क्रिया चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। प्रिज्म एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखता है। यही था वहीदा प्रिज्म के बारे में गाइज। अब एक है वेल्फ्रो। क्या है वेल्फ्रो? 1948 की घटना है जब एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रॉल, पूछेगा वेल्फ्रो का आविष्कार कौन किया? जॉर्ज मेस्ट्रॉल। 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने बीजों को अपने कपड़े में चिपका देखा तो हैरान रह गया। इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों के छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेस्ट्रॉल को आइडिया आया वेल्फ्रो बनाने का। वेग जूते में प्रयोग किया जाता है, जो साटने वाला होता है, इस प्रकार देखिए, इसी को कहते हैं वेल्फ्रो। और यह 1948 की घटना है, जॉर्ज मेस्ट्रॉल इनका आविष्कार किया। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजार से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली चीज़ें से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, जिस पर उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों से सारे स्पर्श करके पढ़ा जाता है, जिसको कहते हैं ब्रेल लिपि। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यह बात हम आपको आगे बता दिए हैं। आबू धाबी को जान लीजिए। आबू धाबी क्या है? आबू धाबी, ये देख लीजिए, आबू धाबी रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, करेंसी जो है वहाँ का दिरहम है। आबू धाबी की भाषा अरबी है। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ पानी कहाँ? आबू धाबी में पानी पेट्रोलों से महंगा है। समझ लीजिए पानी का कितना कीमत है गाइस वहाँ पे। मरुस्थल, यह रेतीली गर्म मरुस्थल है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय खासी पहाड़ी में होता है। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख। अगले दिन फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस। कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं कमेंट।